तो हाँ, क्या है? आदिल wants to fence off some land as an enclosure for his chickens. The enclosure will be a rectangle with an area of 50 meter square. The enclosure is X meter long. Show that the total length of fence L meter required for the enclosure is given by this formula. टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, क्या मतलब? ये क्या चीज है? टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, ये क्या चीज है? इससे क्या मतलब है? पेरीमीटर। पेरीमीटर सर, पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, मतलब चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करना है। तो अब चारों साइड्स की लेंथ को ऐड तो कर लेंगे, मगर आपको विड्थ नहीं पता। विड्थ हम सर तो इन टर्म्स निकाल लेंगे फिर, हाँ, मतलब एरिया के फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना। फॉर्मूले से निकालेंगे। तो वो आ जाएगा 50 अपॉन एक्स। ये बात सही हो गई? एक्स, सही। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। x प्लस एक्स कर दिया आपने, और 50 अपॉन एक्स प्लस 50 अपॉन एक्स कर दिया। क्लियर है बना बात? जी। उसको टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग कह रहा है, जिसे हम आमतौर पे पेरीमीटर के नाम से जानते हैं ना, वो। तो 2 नंबर का सवाल है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप ऐसा शो कर सकते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और पेरीमीटर के लिए उसने एल का सिंबल यूज किया हुआ है, 2 को आपने 2 छोड़ दिया। एक्स प्लस 50 अपॉन एक्स, ठीक है। अब आपको ये ख्याल रखना है कि जो आंसर उसने मांगा है उस फॉर्म में आंसर दें। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर क्या हो गया? पार्ट बी, द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर अप्रोप्रिएट। अच्छा, अब आपको एक टेबल दिया हुआ है और टेबल कंप्लीट करना है। एल इज रिप्रेजेंटिंग द वाई की वैल्यू, सही है। एल वाई एक्सिस पे है, एक्स तो आपका खैर एक्स एक्सिस पे ही है। टेबल कंप्लीट करना है तो हम क्वाइट श्योर कि आप कर लेंगे। सही हो गया? जी सर। अच्छा, फिर पार्ट सी, ऑन द ग्रिड ड्रॉ प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल एंड जॉइन देम विद अ स्मूथ कर्व। तो ये काम भी आपने कर लेना है, ठीक है। आपने इसको प्लॉट किया और प्लॉट करके कर्व भी बना दिया, ठीक हो गया। अब इस तरह का फंक्शन है तो कुछ इस तरह का, चलो ग्रिड तो जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं फर्ज कर दूंगा। हाँ जी, उसके बाद ये क्या बात हो गई? आदिल ओनली हैज 40 मीटर ऑफ फेंसिंग। 40 मीटर ऑफ फेंसिंग मतलब ये किस चीज की वैल्यू है? एल की। ये एल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। एल की वैल्यू आपको बता दी, एल है 40 मीटर। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट ही कैन चूज। अब क्या मतलब हुआ भाई इस बात का? मतलब सर जब y 40 है हाँ तो क्या नाम है, जो x की वैल्यूज हैं वो जो है हाँ इसके पास वो है, मतलब पॉइंट वो ऑफ वैल्यूज हो। इंटरसेक्शन बता देंगे। हाँ। हाँ, एल पॉइंट। 40 और मगर वो तो कह रहे यूज योर ग्राफ टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स दैट ही कैन चूज। तो अब क्या, इसका क्या मतलब? तो रेंज बता हाँ देंगे ना सही। सर, हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे, फिर उनको रेंज में लिख देंगे। हाँ, यानी कि आपने एल इक्वल टू 40 पे एक लाइन बनाई, तो 2 पॉइंट्स ऑफ हम्म। इंटरसेक्शन आ गए। अब वो 2 पॉइंट्स आ ऑफ गए। जी। इंटरसेक्शन में आपने जो रेंज बनाकर लिख दिया, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे एक मिसाल दे रहा हूँ। अब इस पे नंबरिंग भी नहीं हुई भी ना, तो खैर प्लॉट जब करेंगे ना, तो प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, सही है। अब आपने एल इक्वल टू जी। 40 मिसाल के तौर पे बनाया, तो 1 2 3 4। अरे यार, ये तो बहुत ऊपर हो गया। रुको, फिर थोड़ा सा नीचे लाऊं मिसाल के तौर पे। अब मैं ऐसी फर्ज करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। आपने ग्राफ प्लॉट किया, कुछ इस तरह का आ गया। अब एल इक्वल 40 वाली लाइन आपने बना दी होगी, तो कुछ ऐसी लाइन आएगी आपके पास। देखिए अगर नजर आए, ये ऐसी लाइन आ जाएगी, सही है। इस समझ में आ रही है ना बात? जी सर। अब आपने क्या किया भाई, पहले वाली वैल्यू जो एक्स की आ गई वो ये आ गई, मिसाल के तौर पे ये कुछ ऐसी। तो फर्ज कर लो ये आपका है मिसाल के तौर पे 1, ये 2, फिर 3 4,
5 6 7 8 9, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट करके बना रहा हूँ, ठीक है, तो देख लीजिएगा जरा। अच्छा, अब x की मिसाल के तौर पे जो लोवेस्ट वैल्यू आ गई दैट इज 1.95, 1.95 ये लोवेस्ट वैल्यू आ गई अभी जो मैंने अजम्पशन की हुई उसके हिसाब से। और जो हाईएस्ट वैल्यू आ गई, बिया व्हाट इज दिस? नहीं, आप यहाँ बैठ के शाउट नहीं कर सकती, वहां जाकर देखिए, दिस इज नॉट राइट। फिर उसके बाद ये लार्जेस्ट वैल्यू आ गई 8.8। बात समझ में आई? जी सर। जी सर। तो आपने लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x निकाल ली और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x भी निकाल ली, तो दैट इज 1.95 मेरी लोवेस्ट आई और 8.8 मेरी हाईएस्ट आई, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए किया है मैंने, सही है। वो तो जब आप एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, समझ गए बात? जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ फेंसिंग आदिल कुड यूज फॉर द इंक्लोजर। मिनिमम लेंथ ऑफ द फेंसिंग मतलब किस चीज की वैल्यू बतानी है? मिनिमम पॉइंट का y मिनिमम पॉइंट मतलब हाँ, मतलब y की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हमें l बताना है जिसे हमने y पे रखा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो इधर कहीं है, सही है। अब वो जो भी आपकी जो है वो वैल्यू यहाँ आ रही होगी वो आप ले लेंगे, तो ये मेरे हिसाब से मैंने 10 चल रहा था ना, तो ये 14 के करीब आ रही है फिलहाल मेरी एजम्पशन के हिसाब से, ठीक है। जी सर। तो ये आपका ई का पार्ट 1 है ना, ये आपका 14 आ गया। ये सारे का सारा मैं अजम्पशन पे कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, वो तो डेफिनेटली जब आप एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर एग्जैक्ट वैल्यूज आपके पास आएंगी, समझ आ रही है बात? अच्छा, तो लेंथ ये आ गई, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एंक्लोजर यूजिंग दिस मिनिमम लेंथ ऑफ फेंसिंग, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। ये जो आप लेंथ लेकर आए हो ना, यानी कि ये एल की वैल्यू आप लेकर आए हैं ये वाली पार्ट 1 में, इसको यूज करके इंक्लोजर की लेंथ और इंक्लोजर की विड्थ बता दीजिए। अब ये कैसे होगा भाई? सर हम लोगों ने जो पहले पार्ट में फॉर्मूला बनाया था वो हम्म था पेरीमीटर का, मतलब वो जो टोटल लेंथ चाहिए थी उसका। तो हम लोग हम्म अगर फॉर्मूला को लिखेंगे इज इक्वल टू 14, इससे हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर लेंथ और वेट से कॉरेस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूलाज हैं उन पे हम वो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। यानी कि पहले मैंने इस फेंसिंग से x की वैल्यू निकाल ली, इस फॉर्मूले से l मुझको पता है फिलहाल 14 है, तो फिलहाल मैंने 14 है। जो अपने ग्राफ से पढ़ा है वो 14, तो आपके हिसाब से जो भी होगा सही है, तो आप इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, यही बात है। जी सर एक नंबर का सवाल है लेकिन। अच्छा, हाँ, अब एक तरीका ये हो गया, अब इसमें डेफिनेटली लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप देखिए कि अगर आपने जिस वक्त ये 14 इसको पढ़ा है उस वक्त का x तो आपको ग्राफ से पता चल गया ना, जी। x आपने यहाँ से उठा लिया, मिसाल के तौर पे 4.5 आ गया, x आ गया 4.5, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, उसने ये भी कहा है गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, ऐसी बात है, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, तो x को आप 2.5 के बजाय क्या कह देंगे? बात समझ में आ रही है ना? जी सर। अच्छा, अब जब ये 5 आ गया तो फिर आपने जो अपनी विड्थ बनाई हुई है या जो लेंथ जो भी आप इसको कह रहे हैं लेंथ बनाई हुई है वो भी इन टर्म्स ऑफ एक्स बनाई हुई है ना, बोल दो भाई। जी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जिस वक्त 5 है उस वक्त का आपको 20 अपॉन क्या 50 अपॉन एक्स था वो, जी सर 50 अपॉन एक्स है। तो 50 50 अपॉन अपॉन एक्स मतलब अब मेरा एक्स 5 आया था तो उस हिसाब से ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर के अगर हिसाब से करूंगा तो एक नंबर के हिसाब से करने के लिए आप ग्राफ से पढ़ देंगे, अदरवाइज फॉर्मूले से अगर करेंगे तो काम तो शायद उससे भी हो जाएगा बट एक मार्क के लिए जस्टिफाइड नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई? जी। अच्छा, अब उसके बाद पार्ट एफ, suggest a suitable length and width for an enclosure of area 100 meter square that uses the minimum possible length of fencing, मतलब समझा दो।
सर इसके अंदर ये पूछ रहा है कि एक ऐसी लेंथ और वेट बताओ जो अगर हम रखें तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, लेकिन उसका जो पेरीमीटर है वो लोएस्ट पॉसिबल हो। हम्म, बिल्कुल सही बात है। तो अब सजेस्ट करना है ऐसे, मतलब उसमें आप सिर्फ इतना, मतलब कोई सवाल से लेना देना ही नहीं है इस बात का। वो कह रहे हैं बस एक सूटेबल सी लेंथ ऑफ विड्थ सजेस्ट कर दीजिए कि मैं एक इंक्लोजर बनाऊं जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर हो। और ये याद रखिएगा कि जो लेंथ ऑफ विड्थ आप सजेस्ट करें उसमें जो पॉसिबल लेंथ ऑफ फेंसिंग यूज हो वो मिनिमम लगे, यानी प्रोडक्ट, क्यों बताऊं, खुद बताएं। सही सर, वो फिगर दिखाइएगा। चलो, मैंने भी कहा कि सवाल से कोई लेना देना है ही नहीं इस पार्ट का, ये भी देख लो, मर्जी है तुम्हारी, ये लो। सर उन्होंने 50 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है ना। 50 मीटर स्क्वायर का एरिया तो जब दिया हुआ है ना, जब उन्होंने कहा हुआ है हमारा फेंस यूज करो। अब तो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप अपना फेंस बनाओ, उस फेंस का एरिया 100 आना चाहिए, तो अपने हिसाब से लेंथ ऑफ विड्थ सोच लो। बस ये ख्याल रखना कि जो लेंथ ऑफ विड्थ सोचोगे वो आपकी मिनिमम लेंथ और विड्थ ऑफ, यानी कि मिनिमम फेंसिंग उसमें लगे आपको। तो 100 मीटर 2x स्क्वायर और का 100x नहीं हो जाएगा? 2x और 100x हो जाएगा। अच्छा, 2x और 100x हो गया, फिर क्या करोगे? वही तो 2x है और सर, लेंथ टू और एक्स 2x और 100x हो गया। सर क्योंकि x और 50x पे 50 मीटर स्क्वायर है तो उनको डबल कर देंगे तो सर एरिया भी एक और डबल हो काम भी तो कर सकते हैं हम कि वो जो हम लोग पहले जो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका एरिया 50 मीटर स्क्वायर है और उसका 100 है, तो उसकी जो वो थी क्या नाम है वैल्यू उनको डबल कर दें। जाएगा। मैंने क्या बोला है? मैंने सुना नहीं। मगर वो एक और बात भी तो कह रहे हैं ना, तुम लोग सिर्फ एरिया पे क्यों फोकस कर रहे हो? आगे वाला पार्ट भी तो पढ़ लो उसका। मैंने इनकार तो कर ही ना, मैं कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं, मगर आप आधी इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं ना। सर तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ निकालेंगे कैसे? एक नंबर का सवाल है, तुम सोचो, मुझे कैसे पता। सर हम मिनिमम पॉसिबल लेंथ को 14 नहीं कंसीडर कर सकते? मिनिमम पॉसिबल लेंथ किस चीज की? पेरीमीटर की ना। हाँ, मतलब मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर बनना चाहिए। यानी आप बाजार गए, बाजार से आपको फेंसिंग लेकर आनी है, फिर उस फेंसिंग को आपने लेंथ और विड्थ में काट पीट के लगा के रेक्टेंगल बनाना है। अब आप गए, आपको ये पता है कि 100 मीटर स्क्वायर का रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। लेकिन ये ख्याल रखना कि 100 मीटर स्क्वायर का रेक्टेंगल बनाने के लिए मैं जैसे मैं 50 फीट अगर, या 50 जो है वो लेंथ ले आऊं और 50 लेंथ ले आऊं और 2 जो है वो आपकी विड्थ ले आऊं, तो एरिया तो 100 मीटर स्क्वायर ही बनता है। अब इसमें फेंसिंग कितनी लग गई आपको? 104 मीटर फेंसिंग लग गई। बात समझे इतनी मेरी? जी सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार मिनिमम लेकर आना, ऐसी लेकर आना कि जो है वो आपका एरिया 100 मीटर स्क्वायर बने, और लेंथ और विड्थ ऐसी लेकर आओ कि मिनिमम फेंसिंग लेकर लगे मुझे, या मिनिमम लेंथ ऑफ द फेंसिंग लगे मुझे। तो सर हम 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, 28। 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो 28 हो गया क्योंकि ये 14 क्या है? मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दैट हैज 50 मीटर पर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर। मिनिमम पेरीमीटर, तो तुम 28 लेकर आई, तो इसका एरिया 100 कैसे बनाया तुमने? अगर तुम फेंसिंग 28 लेकर आई, तुम कह रही हो पूरी फेंसिंग ही 28 लेकर आई हो, यही कह रही हो ना? जी जी सर। अच्छा, अब अगर तुम फेंसिंग को ही 28 लेकर आई हो, तो पहले तो 28 के दो हिस्से कर लिए तुमने, 14 14 कर दिया। अब इसमें से कितना तुमने लेंथ रखा, 14 में से कितना लेंथ रखा, कितना विड्थ रखा कि एरिया 100 मीटर स्क्वायर आ जाए? बात समझ में आई तो? मैं सवाल क्या पूछ रहा है? जी जी सर। आप बाजार से फेंसिंग ले आइए, फेंसिंग से एक रेक्टेंगल बनाइए। इनफैक्ट रेक्टेंगल भी उसने नहीं कहा, एक इंक्लोजर उसने कहा, एक इंक्लोजर बनाइए, और
उस इंक्लोजर का जो एरिया आना चाहिए वो 100 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। बस ये ख्याल रखना है कि जो फेंसिंग आप लेकर आए हैं वो मिनिमम लेकर आनी है आपको। बस आपने 100 मीटर स्क्वायर का इंक्लोजर बना देना है। सर हम अब इसको जैसे स्क्वायर भी तो मांग सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हो, क्यों नहीं मान सकते? वो तो कह रहे हैं इंक्लोजर बना, उसने मैंने गलती से मैंने अभी कहा ना रेक्टेंगल, मेरे मुंह से निकल गया, फिर मैंने उसको रेक्टिफाई भी किया, मैंने कहा नहीं इंक्लोजर बनाना है। हाँ अब तो उस पहुंचे, तरह से अब तो बोलो। एक साइड 10 हो जाएगी। अब अगर स्क्वायर बनाया तो एक साइड हो गई 10, तो दूसरी साइड भी क्या हो गई 10। 10। अगर आप 10 मीटर यानी कि लेंथ को भी 10 मीटर लगते हैं, विड्थ को भी 10 मीटर रखते हैं, तो जो आप मैक्सिमम फेंसिंग लेकर आ रहे हैं वो कितना मीटर लेकर आ रहे हैं? अरे बोल दो यार, फेंसिंग कितनी लेकर आए होगे एक इंक्लोजर बनाने के लिए जिसकी लेंथ और विड्थ 10 बाय 10 की हो? 40। 40। 40। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ पहुंचेंगे कैसे? ये तो मतलब बहुत जहन में सोच के किया ना, यहाँ जी पहुंचेंगे कैसे? अच्छा सर, सवाल में भी सजेस्ट लिखा हुआ है, तो हम हाँ मैं एक ये तो, रेंज ऑफ वैल्यूज बता सकते हैं ना हम लोग। कोई भाई इसका एक उसने फाइनल आंसर है उसने या फिर? उसने सजेस्ट कहा तो है, लेकिन सजेस्ट करने के लिए ये थोड़ी कहा कि कुछ भी सजेस्ट करने के लिए उसने कंडीशन भी तो दी है। उसने कहा एरिया 100 आना चाहिए, हम्म, सही है, और जो लेंथ और विड्थ ऐसी रखना कि जो फेंसिंग लेकर आ रहे हो ना वो मिनिमम पेरीमीटर की लाओ। सही। यानी मिसाल के तौर पे अब जैसे मैंने शुरू में एक, हाँ जनाब कहो बेटा। सर हम 128 का क्या एलसीएम निकाल सकते हैं? 128 का क्यों निकालोगी? 100 का ही निकालोगी ना सीधा सीधा। सही है सर। ठीक है, अब जैसे मिसाल मैं एक दे रहा हूँ, मैं बाजार से फेंसिंग लेकर आया जिसकी विड्थ में लेकर आ गया 50 और ये लेकर आ गया 2, सही है, ये भी 50 और ये भी 2। इसने मुझे एरिया 100 दे दिया ना या नहीं दिया? इससे तो नहीं इनकार करोगे ना कि 100 नहीं दिया? बोलो। अगर मैं एक ऐसी फेंसिंग लाऊं जिसकी लेंथ 50 हो और विड्थ 2 हो तो ये 100 मीटर स्क्वायर का एरिया का इंक्लोजर ही बनाएगी ना। जी सर। अच्छा, अब 100 मीटर स्क्वायर का एरिया बना दिया, टोटल फेंसिंग जो लग गई वो कितनी लग गई? 104। 104। आपको सिर्फ ये थोड़ी कहा कि आप सिर्फ सजेस्ट कर दें, उसने आपको ये भी बताया कि एरिया 100 मीटर स्क्वायर है और जो आपकी फेंसिंग लग रही है वो मिनिमम लगे। सही। अब इसको सोचेंगे कैसे? इसको सोचने का तरीका ये है कि आपने लिया 100, आपको पता है 100 जो है वो प्रोडक्ट है आपकी लेंथ और विड्थ का, तो जरा 100 के फैक्टर्स सोच लीजिए। अब 100 के फैक्टर्स में 1 है, बोलो 100 के फैक्टर्स में क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, मेरे ख्याल में फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 50 है और फिर कहीं जाकर 100 है। कुछ मिस किया मैंने? 25 भी है सर। और 25 भी है, 25 भी है। अब आपको कोई से भी दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपको कोई से भी दो ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और जिनका प्रोडक्ट जो है वो आपका, सॉरी प्रोडक्ट जो 100 है और जिनकी में आपको फेंसिंग रिक्वायर्ड मिनिमम रहे, सही है। तो अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, अगर मैं एक थोड़ी सी सही से लिख दूं, देखिए जरा 20 था ना, 20 के बाद 25 50 और 100, ये सब है। अब 100 का पेयर बनाना है, 100 का प्रोडक्ट बनाना है, तो पहला पेयर हो सकता है 100 × 1। ये बात समझ में आई है? यानी मैं क्या करूं, एक फेंसिंग लेकर आऊं 200 202 मीटर की फेंसिंग ले आऊं, उसमें से लेंथ रखूं 100, विड्थ रखूं 1, तो मेरे पास जो इंक्लोजर बनेगा वो 100 मीटर स्क्वायर का बनेगा। बट उस केस में जो फेंसिंग लगेगी वो 202 मीटर की लग जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? जी जी फिर सर। उसके बाद ले आऊं भाई, या तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गई, अब मैं लिख ही नहीं पा रहा, ठीक है, अरे यार, फिर ये ले आऊं 50 और 2 की ले आऊं। अब इसमें भी जो इंक्लोजर तुम बना रहे हो उसका एरिया कितना बन रहा है? 100। बोलो बोलो जल्दी बोलो, जो इंक्लोजर बना रहे हो उसका एरिया कितना बन रहा है? 100 बन रहा है, ठीक है। जी बट इस दफा जो फेंसिंग लग रही है वो लग रही है 104 मीटर की। फिर आप जी ये भी कर सकते थे, आप ले आइए, ऐसी ले आइए जिसमें आपकी लेंथ आप 24 रख सकें, विड्थ को आप 4 रख सके,
इसमें भी एरिया 100 बन रहा है, बट फेंसिंग रिक्वायर्ड कितनी होगी, 29 का डबल, दैट इज 58। सही है। जी सर। या फिर आप करें, ये ले आइए 25, 20 और 5, प्रोडक्ट अगेन 100 बन रहा है, प्रोडक्ट 100 बन रहा है, और जो आपका सम बन रहा है वो 50 बन रहा है। सही। जी सर। अगर वो आपसे कहता है ना रेक्टेंगुलर इंक्लोजर बनाना है, तो फिर आप मिनिमम लेंथ और विड्थ 20 और 50 डिफाइन करते। अगर वो कहता है ना रेक्टेंगुलर इंक्लोजर बनाना है, तो फिर आप 20 और 5 पे रुक जाते। आर वी क्लियर? जी सर। अच्छा, फिर आखिर में बीच में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 10। 10। 10 को अपने ही आप से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंक्लोजर बन जाएगा जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर होगा, और वो कहेगा कि 10 मीटर लेंथ हो और 10 मीटर विड्थ हो। तो जो आप इंक्लोजर लेकर आ रहे हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ जो बन गई वो 40 बन गई। सही है। तो अगर आपने एक ऐसा इंक्लोजर बनाया जिसकी लेंथ भी 10 है और विड्थ भी 10 है, तब आपका इंक्लोजर का एरिया हो गया 100, और जो फेंसिंग की लेंथ रिक्वायर्ड हो गई वो हो गई 40। इससे मिनिमम पे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे मिनिमम पे कुछ और बचा ही नहीं, आपने सारे पेयर्स ट्राई कर लिए, इससे मिनिमम पे कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर बनता हो। समझ आ गई? जी सर। अब ये मैंने कौन सा स्केल लगाया, आपने एक टॉपिक पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स, पढ़ा है ना ये सब कुछ? जी सर। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं की, मैंने 100 के सारे फैक्टर्स लिस्ट किए। पहली बात, पहले मैंने 100 के सारे फैक्टर्स लिस्ट किए। सही है। जी सर। और फिर मैंने फैक्टर्स इन पेयर्स, एक चीज होती थी, छठी क्लास में शायद सीखी होगी, या उससे भी बचपन में सीखी होगी। नंबर्स, जो भी नंबर है मेरा, यानी कि प्रोडक्ट मेरा 100 था, मैंने उसके फैक्टर्स को पेयर्स में लिखा। सही। जी सर। उसकी बड़ी आसान सी टेक्निक होती है, उसकी आसान सी टेक्निक ये होती है कि पहले सारे के सारे फैक्टर्स आप लिख लीजिए, और सारे के सारे फैक्टर्स लिखने की भी टेक्निक होती है। फिर अब वो सारे के सारे फैक्टर्स लिख लिए, पहले को आखिरी के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ, फोर्थ को फोर्थ लास्ट के साथ। ऐसे करते करते अगर आप बीच में पहुंच गए, या तो बीच में एक पेयर होगा या बीच में एक सिंगल नंबर होगा। सिंगल नंबर होगा तो वो अपना ही आपसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। समझ आ गई कुछ बात? जी सर। खैर, तो ये बेसिक, ये जो है ना, ये स्किल है आपके फैक्टर्स वाला। सही है। ये जो सवाल करना है इसका इस टॉपिक से ताल्लुक है, मल्टीपल और फैक्टर्स वाले टॉपिक से ताल्लुक है थोड़ा सा। इस सवाल का फंक्शन इटसेल्फ से कोई लेना देना नहीं था। क्लियर है बात? वो तुमने की आवाज नहीं आ रही किसी की? जी सर। जी सर। हाँ, अब सही। ठीक है, क्लियर हुआ? जी जी सर। चलो अच्छी बात है, तुम लोगों को ये ग्राफ से फंक्शंस पढ़ा के मुझे कम से कम ये फायदा हुआ कि अगले सालों में जब मैं ये पास पेपर दूंगा तो मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। माशाल्लाह, समझ रहा हूँ मैं सब। खैर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द वेरिएबल्स x and y are connected by this equation. Some corresponding values of x and y are given in the table below. Complete the table. ये तो डेफिनेटली आपने कर लिया। सही। जी सर। अच्छा भाई, तो पहला काम तो हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, ऑन द ग्रिड बिलो प्लॉट द पॉइंट्स फ्रॉम द टेबल एंड ज्वाइन देम विद अ स्मूथ कर्व। अच्छा, अब इस तरह का फंक्शन है 1, तो अगर मैं अंदाजे से बना दूं तो y इंटरसेप्ट 1 हो गया, क्यूबिक फंक्शन है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। सही है। जी सर। अब वो एग्जैक्टली जब आप बनाएंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि एग्जैक्टली कैसा बना। यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या इक्वेशन है भाई ये? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन, यानी कि आपको सिर्फ यही देखना है कि आपका फंक्शन क्या था, x³ अपॉन 2 - 3x + 1।
फंक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 1, ये आपका फंक्शन था। अब वो कह रहा है अपने ग्राफ से इसका सोल्यूशन बताओ, यानी सर आपने जहाँ पे मुझे, वो 0 हाँ y बोलो, पे एक लाइन बना देंगे। तो हाँ जहाँ पर y 0 है मतलब x एक्सेस ना, जी बस आपने वो वैल्यूज बता देनी है, कितनी है वो वैल्यूज, 3। 3 तीन। तो एक ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, नजर आ रहा ये है। हो गई। जी अब आपने तीन वैल्यूज पढ़ दी अंदाजे से जो भी वो आई, सही। अब मैंने क्योंकि अंदाजे से ही बनाया है, एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं की है। By drawing a tangent, find the gradient of the curve at minus 2, 3. Minus 2, 3. तो -2, 3 कहाँ पर है भाई? सर अब वो मैं तो तो, उसके हिसाब से होगा ना, परफेक्ट ग्राफ हाँ के अब हिसाब से। मेरा ये है कि मेरा -2, 3 तो आया ही ना, -2, 3 एक्चुअली यहाँ पर है। अब अगर ग्राफ हमने सही बनाया होता तो -2, 3 कर्व के ऊपर होता, सही है। बात समझ में आ रही है ना, क्या कर रहा हो, क्या हो रहा है ये, जी जी सर। जी सर। ठीक है। अब मैंने तो ऐसे फर्स्ट करके बनाया तो वहां से नहीं गुजर रहा, जब आप ढंग से प्लॉट करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा -2, 3 कर्व के ऊपर, और आप वहां टेंजेंट बना पाएंगे। मैंने तो ऐसे रफ सा बना दिया था, सही। फिर पार्ट ई द लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स द कर्व एट पी। अच्छा, आपको एक लाइन है ए बी, उसने कर्व को एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट किया। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 0, 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर 2, -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। जरा बताइए ये कौन सा केस है? सर से हम लोगों को वो क्या नाम है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में दे रहा है ना आंसर। सही है, वो तो सही है। सर, और इसने हमें जो वाई इंटरसेप्ट है उसने फॉर्मूले कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है। यानी ये आपका सीधा सीधा एक तरीके से देखें तो केस 3 हो गया मेरे ख्याल में। जी यानी आपको सी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करेंगे, एम निकालिए। एम क्या हो जाएगा, -3 -5 ओवर 2 2 माइनस 0। 2 माइनस माइनस 0। 0। तो एम आ गया -8/2 विच मीन्स -4, सही। जी सर। अब इस तरह के सवाल में हम लोगों के यहाँ बच्चे क्या करते हैं, y = mx प्लस सी में जाकर c निकाल लाते हैं, और वो c फाइनली क्या आता है, 5। ठीक है। आप अगर सब्स्टिट्यूट करके देखना चाहें, कोई सा भी एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें, जैसे मैंने x y की जगह 5 रखा, m की जगह -4 रखा, x की जगह डेफिनेटली 0 रखा, 0,5 वाला पॉइंट रखा है, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0, c की वैल्यू आ गई 5, सही है। या तो लोग ये करते हैं या फिर दूसरा पॉइंट रख लेंगे आप बहुत ज्यादा, तो वो हो जाएगा -3 y की जगह, m की जगह अगेन -4, x की जगह 2 प्लस c, -3 इक्वल्स टू -8 प्लस c, ये -8 यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, अगेन c की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। या फिर ये करते, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब सवाल पढ़े तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। जब आपने सवाल पढ़ा तो आपको वैसे ही दिख गया कि c की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई थी। वो तो उसी की तार है, बस मैंने हटाई है वहां से। अरे भाई, c की वैल्यू ऑलरेडी नजर आ गई, वो कितनी है आपके पास, 5। ये बात सही है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आई मेरी बात? जी सर। तो ये आपका जो है वो इक्वेशन आ गया, ठीक है। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, लोग सी को कैलकुलेट ही करते हैं और कुछ नहीं होता सिवाय टाइम जाया होने के। हमारे जैसा कोई बंदा बैठा हुआ हो तो शायद मार्क्स वार्क्स भी काट दे इस बात पे। खैर, अब ये तो एक बात हो गई। तो ये वो लाइन आ गई जो आपके फंक्शन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी। एम आई क्लियर? जी सर। फिर वो कह रहे हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, वो जो पॉइंट पी है ना, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो आप डूइंग दिस इक्वेशन, तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि ये क्या इक्वेशन है, कंबाइंड।
ये इक्वेशन कंबाइंड है, किन लोगों की कंबाइंड है? सर कर्व और जो लाइन ए बी। तो बोलोगे थोड़ी तुम, कंबाइंड सर इक्वेशन किन दो कर्व और चीजों को लाइन कंबाइन करने से? कर्व और लाइन। अब वो लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -4x + 5। y इक्वल टू -4x + 5। और फंक्शन की इक्वेशन क्या थी? फंक्शन की इक्वेशन बोल दो, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन है, लाइन की और फंक्शन की। जी सर। अब आप इसको कंबाइन करके कंबाइंड इक्वेशन बनाइए पहले। तो y की जगह -4x + 5 रख दिया मैंने फंक्शन की इक्वेशन में। सही है। -4x + 5 इज इक्वल्स टू x³ अपॉन 2 -3x + 1। जब कंबाइंड इक्वेशन बना रहे हो ना, तो जरा नजर रखिएगा कि जो कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है वो किस शक्ल की दी हुई है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप फैसला कर सकें व्हाट स्टेप्स शुड आई बी परफॉर्मिंग। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ कोई एलसीएम ले ले, तो अगर उसने एलसीएम ले लिया तो अब वो अपने कंबाइंड इक्वेशन से दूर चला गया है। क्या मतलब हुआ इस बात का? जो फॉर्म रिक्वायर्ड है वो उस फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। हाँ, आप अपने अगर कंबाइंड इक्वेशन को देखेंगे तो आपकी कंबाइंड इक्वेशन में x³ के नीचे 2 रहना चाहिए है। तो आप जो चीज अभी लेके खड़े हैं उसमें x³/2 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ x को और कांस्टेंट को सही कर लो, ठीक है? तो कंबाइंड इक्वेशन बनाते वक्त जरा जो कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है उस पर नजर भी रखिएगा, ताकि इक्वेशन के करीब रहें आप। अच्छा, x³/2 को एज इट इज छोड़ा, यहाँ -3x है, ये वाला माइनस का 4x इस तरफ ले आऊंगा। सही बात हो गई? जी सर। तो ये प्लस का 4x हो गया। जी अच्छा, सर। इस तरफ +1 है, वो वाला 5 भी इस तरफ ले आऊंगा, तो वो क्या हो गया? -5। सही है। खुदा ना खास्ता एलसीएम लेके बैठ जाएंगे अगर, तो फिर खुद ही परेशान होंगे। समझ गए ना बात मेरी? जी सर। तो ये भी ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोगों को जिनको बहुत अच्छा समझ में आ जाता है कंबाइंड इक्वेशन, लाइन और फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, फिर वो सोचते हैं कि बस अब तो हम जो दिल चाहे करते रहे। तो जो दिल चाहे सर बीच। हाँ भाई सर वो कट हाँ, गई थी बीच में। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो सी की वैल्यू क्या आ गई जरा बता देना। मैंने इक्वेशन बना दी, इक्वेशन बनाने तक देखा था ना। +1 सी की वैल्यू +1 आ गई, और डी की वैल्यू क्या आ गई? -4। -4। सी की वैल्यू आ गई 1, और डी की वैल्यू आ गई -4। सही हो गया? आ रही है बात समझ जी में? सर। जी जी। जी सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में आ गए। आपको फंक्शन वगैरह दिया हुआ है, आपको टेबल दिया हुआ है। जरा बोलते रहो ताकि मुझे पता रहे कि क्लास में हूं मैं कि बाहर चला गया। जी सर। ठीक है सर। जनाब तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है दोबारा। सर अब सही है? हाँ, अब सही हो गई। तो हाँ,
तो ऑन द ग्रिड प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल एंड जॉइन देम विद अ स्मूथ कर्व। ये तो आप कर लेंगे यार, जी सही है सर। ना, ये बात तो आप कर लेंगे। आपने ये वाला काम कर लिया मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या हो गया, टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट बना लेंगे, टेंजेंट भी बना लिया। अब उसके बाद पार्ट सी, पार्ट सी में कह रहा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x गिवन दैट एफ ए इज इक्वल टू बी फाइंड एफ माइनस ए इन टर्म्स ऑफ बी। हाँ, ये कैसे करोगे भाई? सर एफ ए को हम रखेंगे तो एफ ए की वैल्यू आएगी ए प्लस 1/a, वेरी गुड। जिसको हम आगे? बी के बराबर रख देंगे। यानी बी आ गया ए प्लस 1/a। जी। अच्छा, सबर करो, फिर इतना मैं हम देख। यानी कि पहले आपने क्या किया, उसने आपको एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है और वो कह रहे हैं एफ ए जो है वो एक्चुअली बी है, तो पहले आपने एफ ए निकाल लिया। एफ ए आ गया ए प्लस 1/a, सही। जी। अच्छा, एफ ए के लिए वो कह चुका कि एफ ए एक्चुअली क्या है, बी। बी। तो आपने मुझे यहां से लिख दिया कि बी बराबर है ए प्लस 1/a के बराबर। हाँ, फिर तो फिर एफ माइनस ए जो है वो आ जाएगा माइनस ए प्लस 1/-a। ये कैसे हुआ? क्या मतलब सर? तो ये कौन सी लॉजिक है, मुझे भी तो समझाओ। अच्छा हाँ सही, ठीक है, सॉरी सर। सॉरी सॉरी, आंसर तो सही बोल रहे थे लेकिन है कैसे, ये भी तो समझाओ। सर वो फंक्शन के अंदर माइनस ही डालेंगे ना हम लोग। आपने फंक्शन के अंदर माइनस ए डाल दिया, यानी एक हिस्सा आपने ये करके रख दिया। फिर जी। आपने कहा कि अच्छा भाई कि एफ माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस ए और प्लस 1/, एक तरीके से माइनस ए। तो एफ माइनस ए बराबर आता है माइनस ए माइनस 1/a के बराबर। ये सब मैंने मान लिया। अब आपने एफ ए से शुरू किया, आप एफ ए ले आए, आपने एफ ए को आपने एफ ए में बी रखवा दिया, वो भी मैंने मान लिया। फिर आप एफ माइनस ए भी लेने के लिए लाने के लिए आपने कहा मैं वो भी ले आया। सर अब ये अभी सर अब बी वाली के अंदर से हम लोग ए को सब्जेक्ट बनाएंगे। बी वाली में से ए को सब्जेक्ट बना लेंगे। अच्छा, फिर फिर क्या होगा? उसको एफ माइनस ए में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी एफ माइनस ए में ए की जगह आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ बी आई है। जी सर। जरा अच्छा, उसके लिए आप मेरे ख्याल में यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन। जी। इसमें से आप ए की लेकिन वैल्यू एक मार्क्स के निकालेंगे। सवाल के इतना थोड़ा तो नहीं होगा। चलो मार्क्स को छोड़ लेकिन देता हूँ एक एक मिनट के लिए, मार्क्स को छोड़ देता हूँ एक मिनट के लिए, मार्क्स को एक मिनट के लिए छोड़ देता हूँ ना। यहाँ से ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी निकाल पाओगे? जी सर आ सकती है। निकाल लो। ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी ना सर। हाँ, निकाल दो। अच्छा नहीं, यहाँ दो ए हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जी। जी। और उसमें आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी। और फिर इस इक्वेशन को बी के लिए सॉल्व करोगे, यही बात कर रहे हो? या इसमें ए को, इनफैक्ट ए को सब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हो? जी ए को सब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हो। तो मैंने इक्वेशन आपको बता दी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें ए को सब्जेक्ट आप बना नहीं सकते, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी। अगर लीनियर होती तो शायद आप कर पाते। इसी बात समझ में आई? माइनस ए लिया हुआ है, इसको हम माइनस बी एज्यूम कर लें। किसको? ये जो राइट पे हमने एफ माइनस है, क्योंकि एफ ए को तो एफ ए तो बी था ना, एफ ए तो बी था। तो इधर भी हम बी नहीं कर सकते उसको। भाई ये काम तो उसने आपको करने के लिए कहा है, उसने कहा एफ माइनस ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी बताइए।
आप उसको बी एज्यूम कैसे कर सकते हैं? वो कह रहा है एफ माइनस ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी आप बताएं। तो अब अगर उसको मान ही बी लिया तो बात ही खत्म हो गई, शुरू में ही मान लेते, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी? एफ माइनस ए को सीधा सीधा तुम वैसे ही बी मान लेते, कहते भाई मानने पे है तो एफ माइनस ए को बी मान ले, तो बात ही खत्म करो। तुम एफ माइनस ए की वैल्यू ले आए हो ना, जी एफ माइनस ए की वैल्यू जो आप लाए हो ना वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यही होता रहेगा अभी। वापस आवाज आई मेरी? जी सर। जी सर। तो सुबह हो गई। हाँ चलो आप बता दो भाई, मैं कह रहा था हाँ बता दूं, मैं हार मान ली तो, या कोई बता रहे? सर हम एफ माइनस ए को माइनस भी एज्यूम नहीं कर सकते? आप एफ माइनस को कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, आपको एफ माइनस इन टर्म्स ऑफ बी निकालना है, एज्यूम नहीं कर सकते आप उसको कुछ। सर ए को बी ले लेंगे। इसको बी ले लूं, एफ ए बराबर है बी के, ए को बी कैसे ली? एफ ऑफ ए बराबर है बी के, फंक्शन ऑफ ए बराबर है बी के, ए को बी कैसे ले सकते? माइनस कॉमन ले लें। कहाँ से? राइट पे। पूरा बोलो, ढंग से बोलो। अरे सर ये माइनस से माइनस 1/1 पे माइनस कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? ले लिया कॉमन, वेरी गुड। फिर सर सोचो, लानत है। फिर मेरे ख्याल से सर वो अब बस सर ए प्लस 1/a की जगह बी रख देंगे। जी बस। ये माइनस की जगह माइनस, ए प्लस 1/a किसके बराबर था? बी। ये आपने एफ माइनस ए निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ बी। सर देखा, क्या देखा? मेरा कमाल। जो माइनस के बाद चला नहीं। अरे सर वो मैंने देखा थोड़ी, अब जो देखा तो सही बी की कोई नहीं। वो चले पार्ट 2, हेंस और अदरवाइज कंप्लीट द टेबल फॉर दिस। अब आपको क्या करना है भाई, एक और टेबल दिया हुआ है और आपको वो टेबल कंप्लीट कर देना है। ठीक हो गया यहाँ तक? जी सर। कौन सा क्या देख रहे हो भाई? सी का पार्ट 2 पे देख, सी के पार्ट 2 नजर आ रहा है? नहीं टेबल नहीं सर, दूसरा ग्राफ का दिया वो उसी पे बनाना है। एक ग्राफ एक ही दिया होगा, उसी पे बनाना होगा। इसी पे देखते हैं ना, भी पढ़ने तो मुझे सवाल। ग्राफ तो एक ही दिया हुआ है, दो क्यों देते? हो गया, ऊपर बनाना है चलो। नीचे अरे तो बेटा एक ही ग्रेड दिया हुआ है तो एक ही पे बनेगा ना। अगर दो दिए होंगे तो बता देगा, दो नजर आएंगे आपको पेपर में। अगर दो दिए होंगे सवाल में तो दोनों नजर आएंगे आपको, टेंशन की क्या बात है उसमें। जी जी अच्छा अब क्या बात होगी? हेंस और अदरवाइज कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर दिस। टेबल आपने कंप्लीट कर लिया, सही है, टेबल आपने कंप्लीट कर लिया। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस 1/x फॉर दिस रेंज। अच्छा फिर उसी ग्रिड पे ही मेरे ख्याल में बनाएंगे। एक सेकंड जरा देख लेने दो, पहले वाला फंक्शन क्या था? लेकिन यहाँ पे -2.5 कैसे निकालेंगे? x प्लस 1/x, और कौन से साल का सवाल है ये? तो -2/5 तक की रेंज जा रही है।
क्वेश्चन नवंबर 2013 का पेपर 22 है ना, पेपर खोल लेते हैं, इतनी परेशानी की क्या बात है। नवंबर 2013 का, ये तुम लोगों के फोल्डर में ईयरली पेपर्स पड़े हुए हैं ना? जी सर। अच्छा भाई, अभी देख लेते हैं, इसमें इतनी परेशानी की बात ही कोई नहीं है। नवंबर 2013 पेपर 22। 22, क्वेश्चन नंबर 9। कोई परेशानी की बात ही नहीं हो गई, इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। तो भाई जल्दी चलो, या अल्लाह क्या। आगे पेपर जी सर। जी आई। सर ये ON23 है, वो ON2013 था शायद। यार तुम लोग कैसे काम करते हो, देखो मेरे पास तो ईयरली फोल्डर में 2013, तुम लोगों वाले फोल्डर में तो 2013 है ही नहीं, वही जाना पड़ेगा मुझको। 2013, नवंबर 2013 पेपर 22। चलो भाई, नवंबर 2013 में हो जाते हैं। इसको हटा दिया हमने, और इसको हटा दिया हमने। ओहो, आ गई स्क्रीन? जी सर। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 सर, 9। 9। हम्म, सर अभी तो 8 आया है। आ तो गया बेटा 9। अब आया ना। -2 से -0.25, यार है तो नहीं सही, सही तो है। हाँ, एक ही ग्रिड दिया हुआ है पेपर में, इसी पे बनेगा, एक ही ग्रिड दिया हुआ है, इसी पे बनाया जाएगा, ठीक है। जी सर। चलो भाई, तो आपके पास सर 2 ग्रिड नहीं है, तो इसी ग्रिड पे बनाएंगे आप। क्या हो गया, क्या हो गया? कह रहा हूँ -2.5 कहाँ से अचीव होगा? -2 तक बेटा दिया हुआ है उसका। बेटा 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 बेटा, सॉरी, सही से पढ़ अच्छा लो नहीं बेटा। नहीं नहीं सर सर सर, माय बैड। ओ मुझे लगा वो 0.2। हम्म, चलें जी, तो खैर हमने पेपर में दिखा दिया, एक ही ग्रेड दिया हुआ है आपको, उसी में मैनेज करना है आपको, 2-2 ग्रेड नहीं दिए उन्होंने। सही बात हो गई। अच्छा चले, अब वापस चलते हैं उसी डॉक्यूमेंट में जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो हमने आपको पेपर खोल के दिखा दिया कि एक ही ग्रेड आपको दिया है, और अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसी में मैनेज करना है। तो ये अब पता नहीं शेयरिंग पे कहाँ चला जाता है। आ गया वापस? जी सर। जी। चले, तो उसी पे बनाना है, अब आप देखिए अपने हिसाब से मैनेज करें। खैर, तो आपने जो है वो उसी ग्रिड पे प्लॉटिंग भी कर दी, ये बात सही हो गई। जी। फिर उसके बाद आप आ गए पार्ट 4 पर, राइट डाउन एन एस्टिमेट फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज इक्वल्स टू -0.75। अब ये जो भी कर्व आपने बनाया है, उसमें जहां पर भी x -0.75 है, उस पे आपने जो है वो
टेंजेंट बना के उसका ग्रेडियंट आपने एस्टिमेट कर लेना है। एम आई क्लियर? जी सर। फिर आइए यहाँ पर, ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। इस लाइन की खास बात क्या है? इस लाइन की इसका खास बात क्या है? बताइए कल मैंने इसकी खास बात। कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है। सही है, और क्या खास बात है इसमें? ग्रेडियंट। तो वो तो बोल दिया ना उसमें कोफिशिएंट नेगेटिव है। कल मैंने बताई है इसकी खास बात। ये बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। जी सर। तो इसमें क्या खास बात? सर तो इसकी इसको हम देखते ही बना सकते हैं। इसको देखते ही कैसे बना सकते हैं? सर इसका y Slant है इंटरसेप्ट सर x ये। इंटरसेप्ट सेम है 4। स्लांट तो है, इसका x इंटरसेप्ट भी 4 है और y इंटरसेप्ट और भी वाई 4 है। इंटरसेप्ट भी, हाँ। अब प्रॉब्लम बस ये आएगी कि आप फिलहाल इसको देखते ही नहीं बना पाएंगे। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि इसमें x x और y दोनों अननोन है सर। यानी x क्या एक्सिस दोनों? पे नहीं है। आपके पास y पे तो x इंटरसेप्ट है, जी। y पे आप सॉरी y पे y इंटरसेप्ट है, बट x पे x इंटरसेप्ट नहीं है। नहीं है। अगर होता तो फिर आपको पॉइंट्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा डायरेक्टली बना देते। सही है। जी सर। जी। यहाँ पर बात क्या है कि अब आपको पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो, एक तो पॉइंट आपको पता लग गया 0,4। एक दफा आप x को 1 एज्यूम कर लें, या एट मोस्ट आप x को 2 एज्यूम कर सकते हैं। समझ आ गई इतनी बात? जी। चलिए खैर। अच्छा, तो ये प्लॉट भी हो गई। फिर कह रहे हैं राइट डाउन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन, ये जो लाइन अब आपने बना ली, ये वाली लाइन आपने प्लॉट कर ली होगी। ये लाइन जहां पर इस वाले फंक्शन से, ये कौन सा वाला फंक्शन है जो ओरिजिनली दिया हुआ था पहले सबसे शुरू में, वो वाला है, या जो अभी दिया है वो वाला है? जो अभी दिया है। सही है। अच्छा, जो पहले दिया है वो क्या है? वो भी तो यही है। हाँ ना सर, उस ग्राफ के साथ लाइन का बताना। तो खैर, अब आपने जब इसको इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ दिए, सही होगी बात। जी। जी सर। इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी पढ़ लिए आपने। तो प्लॉट करके ही देखना चाहिए। खैर, उसके सर ये बाद मुझे क्या? ग्राफ वैल्यूज में फर्क है ना। हाँ, वैल्यूज में फर्क है, तभी कह रहा हूँ प्लॉट करके ही देखना पड़ेगा दोनों को। Find the equation for which these x values are the solution. Give your equation in this form. हाँ, अब ये सर क्या बात वही हो वाला रही है? काम ऊपर जो हमने किया था, जिससे हमने आपने कहा था कि इसमें क्वाड्रेटिक में चली जाएगी। है? सर जब हम ऊपर वो बना रहे थे f माइनस ए वाला, तो उसमें आपने कहा था ना कि अभी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, हम्म। तो वही फिर क्या वाला हुआ? काम कर सर, वो इन दोनों क्वाड्रेटिक। इक्वेशंस इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके कंबाइंड इक्वेशन बनानी है। जी। सही है। तो ये वाले y को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? 4 माइनस एक्स से। यहाँ तक बात सही हो गई? जी। तो भाई ये हो गया 4 माइनस एक्स। वो वाला x एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट राइट? जी। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब जरा अरेंज कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ? ठीक हो गई ये बात? जी। जी सर। 2x। जी। चले भाई, ये था क्वेश्चन नंबर
9, 8। चलो इसको भी हाईलाइट कर दिया मैंने। हाँ जी, अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 जरा मैं देखूं मुझे कराना क्या क्या है, सारा कराना है। 7 यार, 7 पूरे कराना है। The number of bacteria in a colony travels every hour. The colony starts with 50 bacteria. अच्छा, ट्रेवल्स का मतलब क्या है भाई? 3 times। ठीक है, यानी कि हर घंटे 3 टाइम्स बढ़ रहे हैं। तो खैर, the colony starts with 50 bacteria. The table below shows the number of bacteria Y in the colony after T hours. अब कंप्लीट द टेबल। तो कंप्लीट द टेबल में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? सर वो 2340 मल्टीप्लाइड बाय 3। सही से देखें, यानी जल्दबाजी 3 करें। आते हैं ना सर, वो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा। ये बात सही है? जी सर। यानी 1350 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जी सर। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या हो गया? अब इसमें ख्याल रखिएगा, ये नहीं कि आंखें बंद करके बस 2340 को 3 से मल्टीप्लाई करके आ गए, थोड़ा ख्याल रखिएगा। On the grid next page, plot the points in the table and join them with a smooth curve. अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा सीधा इन वैल्यूज को उठाकर जो नेक्स्ट पेज पे ग्राफ है उसको प्लॉट कर देना है। सही है? अरे बोलो यार। जी सर। ठीक है, आपने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। जब आपने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए तो उसके बाद अगले पार्ट में use your graph to find the number of bacteria in the colony when t equals to 3.2. हाँ, क्या मतलब हुआ इस बात का? सर टी जब 3.2 होगा उस पर लाइन बना देंगे और फिर वो जो वैल्यूज आएंगी वो आंसर है। सही है। यूज योर ग्राफ टू फाइंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जिस वक्त आपका x 3.2 है उस वक्त का y बताना है। यहाँ तक बात सही है? जी जी। फिर उसके बाद d का पार्ट 1, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन t इक्वल्स टू 2.5। अब जब t 2.5 है वहां पर आपने एक टेंजेंट बनाया, उसका ग्रेडियंट बता दिया। ये बात समझ में आ गई? जी सर। चलिए d का पार्ट 2 से एक्सप्लेन कर दे क्या पूछ रहा है। d का पार्ट 2 एक्सप्लेन आपने उसको इन वर्ड्स एक्सप्लेन ही करना है। क्या लिखेंगे? सर आंसर सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बताना है क्या? हाँ, क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट में बताना है ना। तो फिर ऐसे Question- लिखेंगे ना कि अपना द ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीजिंग। हाँ, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीजिंग एवरी आवर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर एक्सपोनेंशियली आवर भी या लिख सकते नंबर हैं। ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीजिंग पर आवर या इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ भी आप लिखना चाहें। रेट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एवरी आवर, इस तरह का कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, आप भी कहिए। सर मैं ये कह रहा था कि इसमें फिर वो नहीं लिखेंगे कि 3 टाइम्स ज्यादा होती है हर उसमें, या बस इतनी सी बात करनी होती है इसमें? तो इसमें आपने क्या बताया, इसमें आपका क्या कमाल है? क्या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताना होता है नहीं बताना होता? भाई, अगर आपने ये बताया, मतलब वो 3 टाइम्स बढ़ी है, क्या बढ़ी है, वो तो खैर बात की बात होगी, लेकिन 3 टाइम्स से कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 3 टाइम्स बढ़ी है, ये तो सवाल नहीं बता दिया। ग्रेडियंट आपको क्या बता रहा है? ग्रेडियंट आपको सीधा सीधा क्या बता रहा होगा? जो ग्रेडियंट आपने बनाया है, ग्रेडियंट होता है वर्टिकल चेंज अपन हॉरिजॉन्टल चेंज। मिसाल के तौर पे मैंने जब टेंजेंट बनाया तो
ऐसी लाइन आ गई, सही है। जी आपने जब भी टेंजेंट बनाया होगा तो कुछ ऐसी लाइन आ रही होगी, सही है। जी तो अब जब भी कोई 2 पॉइंट्स पकड़ लिया आपने, एक पॉइंट आपने ये उठा लिया, एक पॉइंट आपने ये उठा लिया, तो आप कहेंगे ना जी इसके ग्रेडियंट का मतलब है राइज अपॉन रन, ठीक है। अब राइज में आप मुझे क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, ये बात सही है। जी और वाई एक्सिस पे आप क्या दिखा रहे हैं, टाइम। टाइम। कोई भी चीज अपॉन टाइम कहलाती है रेट, कोई भी चीज अपॉन टाइम कहलाती है रेट। आई होप ये बात पता होगी। जी सर। तो मैं इसमें कहूंगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर आवर। मेरा ग्रेडियंट मुझे क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर आवर, सही ओके है। सर। जी सर। मैंने भी ये बात पढ़ाई थी आपको, किसी भी दो अनलाइक क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन एज अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट, ठीक है। ये तो मैंने भी पढ़ाया हुआ है और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है फिजिक्स में। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर आवर। चलिए फिर उसके बाद आ गए पार्ट ई, गिवन द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ इज दिस। अब कोई ग्राफ है, उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, सर y इज इक्वल टू k रेज़ टू द पावर t। अच्छा अब ये कौन से ग्राफ की इक्वेशन दी हुई है, जो प्लॉट किया है हमने। जो आपने प्लॉट किया है। अगर आप देखेंगे तो सवाल ने आपको अभी तक कोई भी इक्वेशन नहीं दी थी, ई से पहले तक कोई इक्वेशन नहीं दी थी, सिर्फ पॉइंट्स दिए थे, प्लॉट करवाए थे, आपने ज्वाइन किया, कर्व बना दिया, इक्वेशन वगैरह नहीं थी आपके पास फंक्शन की, सही है। तो जी सर। जो ग्राफ तुमने प्लॉट किया है उस ग्राफ की इक्वेशन इस तरह की है, y इज इक्वल्स टू k टाइम्स a रेज टू द पावर t, सही। जी जी सर। अब वो क्या कह रहा है कि जी क्या करो, मुझे k और a की वैल्यू बता दो। सर तो मेरे ख्याल से ए तो एक्स हो गया ना, क्या हो गया, ए एक्स नहीं होना चाहिए। अगर a x मतलब है तो a की वैल्यू पूछेगा क्यों वो तुमसे, a x कैसे हो सकता है। क्योंकि सर वो टाइम के साथ है ना, तो पॉपुलेशन नहीं हो जाएगा। जो भी हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनमें से कोई से भी 2 पॉइंट्स लाके सब्स्टिट्यूट कर दें y और t में। जो पॉइंट्स आपने सब्स्टिट्यूट किए हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब मसला तो ये है कि वो तो जीरो कह रहे हैं ए खुद ही एक्स है, वो तो कह रहे हैं ए ही एक्स है, यानी ए की वैल्यू तो जो है 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 2.5 भी है, 3 भी है, 3.5 भी है, 4 भी है। अच्छा नहीं, वो तो टाइम हो गया ना। ठीक। तो ए आपको मालूम करना है ना, एक्स जी असल में टी की वैल्यू है, ठीक। ठीक है, टी की वैल्यू असल में एक्स है, एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस पे टी है ना, एक्स एक्सिस जी पे टी है ना भाई, एक्स एक्सिस पे टी है अगर, तो आप मान लेंगे टी जो है वो आपका एक्स कंपोनेंट है। वाई एक्सिस पे वाई ही चल रहा है, तो वाई की जगह तो खैर वाई की वैल्यू वाई एक्सिस से मिल जाएगी आपको, सही है। ठीक है सर। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स में से कोई से भी दो यूज करके एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बना सकता हूँ के और ए की फॉर्म में, और फिर सॉल्व कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई है मेरी। 7 पॉइंट्स है ना मेरे पास, 0,50 1,150 2,450 2.5,780 बेपना वैल्यूज है मेरे पास। जी 7 है। तो सर हम सिर्फ अब हाँ बोलो 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 जनाब बोलो। 0,50 यूज कर सकते हैं अभी, फिर हम उससे k की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि a टू द पावर 0 हो जाएगा 1, तो आप और y हो जाएगा 50। हाँ, यानी दूसरी वैल्यू तो आप कुछ भी यूज कीजिएगा, पहली वैल्यू 0,50 यूज कीजिएगा। जब आपने 0,50 यूज किया तो उसका एडवांटेज ये होगा कि y इज इक्वल्स टू टी, ये इक्वेशन है ना।
अब आप इसमें y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे बोले, 50, k को k ही छोड़ दिया, a को a ही छोड़ दिया, t की जगह क्या रखा आपने, 0। 0। तो a की पावर 0 हो गया 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 50। अगर आपने इसके अलावा कोई और वैल्यू रखी होती ना, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a या a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k ही मिलती। समझ आ रही है बात? जी। सही है। तो कोई और पॉइंट रखने पे फिर प्रॉब्लम ये होता है कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ता आपको। तो पहली वैल्यू मैंने ये रखी। अब दूसरी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1,150, यानी y की जगह मैंने क्या रख दिया 150, k को मैंने k ही छोड़ने, k को क्या रख दूं अब 50 k को मैंने रख दिया 50, a को मैंने a ही छोड़ा, t में क्या रख दूं 1 1। अब ये 50 वहां जाकर डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 30। पॉइंट आपने क्या रखा है 1,150 रखा है। 3 आएगा ना, 30 क्यों आएगा? 3 आएगा, हाँ सही है। तो k की वैल्यू हो गई 50 और a की वैल्यू हो गई 3। समझ आई इतनी बात? जी सर। फिर उसके बाद पार्ट एफ, और बड़ा बहुत ही लंबे लंबे सवाल हैं, पता ही नहीं चल रहा टाइम। The number of bacteria in another colony is given by the equation y is equals to 500 plus 500t। अच्छा भाई, वो कोई दूसरा जो कॉलोनी है उसमें उनकी ग्रोथ रेट ये है। On the same axis draw a graph to represent the number of bacteria in this colony। अब ये क्या करोगे, सर एक बात तो बताएं, एक बात पूछिए। ये जब सारे ग्राफ जब हम पेंसिल से बनाएंगे तो ये एग्जामिनर को समझ में आ जाएंगे कि ये कौन सी कोई इनका बना हुआ है, कौन सी कोई इनका बना हुआ है? जब आप लाइन की ग्राफ या किसी भी चीज की ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस पे आप इक्वेशन मेंशन करते हैं कि नहीं करते? तो सर हर उस पर करेंगे। पहली बात तो कितने सवाल आपने ऐसे कर लिए जिसमें आपको दो ग्राफ्स बनाने पड़ रहे हैं? बहुत कम है। तो ठीक है। अभी तक तो फिर कम है सर, ये लेकिन फिर सर इसमें उसके तो 3 बाद बनाने पड़ते। फिर उसके बाद आपको 3 लग रहे होंगे, मुझे तो खैर दूसरा ही दिखाई अभी तक। फिर उसके बाद जो ये है कि ये ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट अब करवाया है ये किस तरह का ग्राफ है? सर ये तो वो होगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट। नहीं नहीं, जो अब ये पार्ट एफ में बनवा रहा हूँ ये किस तरह का ग्राफ है? ये तो लीनियर है सर। सर ये ये क्या वो है? स्ट्रेट लाइन वाला है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर आपके जितना बेवकूफ है? नहीं नहीं सर। सही है, वेरी गुड। फिर भी खैर उसमें हम ये करते हैं कि जब हम प्लॉट करते हैं तो उसमें इक्वेशंस को जो है वो अपना लिख देते हैं। अगर आप ये जो अपना, अगर आपने ग्राफ्स और फंक्शंस का पेपर सॉल्व किया है और इसके आंसर्स अपने चेक किए हैं एक आध दफा कभी जाकर, तो आपको नजर आ रहा होगा कि वो ग्राफ्स की इक्वेशन मेंशन कर देता है, लीनियर की खास तौर पे। आप क्वाड्रेटिक या जो भी फंक्शन है उसकी भी मेंशन कर सकते हैं। खैर, तो अब ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी प्लॉट कर देंगे आप। आ रही बात समझ में? जी सर। और लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ। सही है बात? जी सर। फिर एफ का पार्ट 2, स्टेट द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ईच कॉलोनी इज द सेम। आप मुझे टी की वो वाली वैल्यू बताएंगे जिस वक्त दोनों के दोनों कॉलोनीज के नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेम हो गए। सर तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा होगा। हाँ, किन दो चीजों का इंटरसेक्शन पॉइंट? सर वो कर्व का और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कौन सा कंपोनेंट? टी ना, एक्स वाह, कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट। ठीक है, यानी एक्स कंपोनेंट of the point of intersection of y is equals to 500 plus 500t and क्या था वो फंक्शन भाई? y equals to k times at मैं लिख देता हूँ फिलहाल, and y equals to k times at। ये आप ऑलरेडी प्लॉट करके बैठे हुए थे, ठीक है? आई बात समझ में? जी। ये 7 था,
आज भी नहीं होगा ये कंप्लीट, भाई क्या बात है इसके साथ। सर छोड़ देना कुछ सवाल। हाँ बेटा छोड़ के तो देख लिया आप लोगों ने, बड़ा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ x एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ वैल्यूज x कुछ वैल्यूज y दिख रही है। कंप्लीट द टेबल। टेबल आपने कंप्लीट कर लिया, जी ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर लिया। जी यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इक्वल्स टू 1.5। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी आपने बता दिया। बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब वही सवाल कि ये इक्वेशन क्या है, कंबाइंड और फंक्शन की इक्वेशन आपके पास क्या है। 2x³ - 3x² + 5। हाँ, यानी सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है कि आपने y की जगह क्या रखा कि ये इक्वेशन बन गई। -1 1 y का की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, यानी कि आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई मेरे भाई y इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आ गई ना। जी अब वो स्टेप्स तो खैर आप शो करेंगे इसके। ये आपने प्लॉट कर दिया अपने ग्राफ के ऊपर है, जी और जब प्लॉट कर दिया तो प्लॉट करने के बाद फिर आपने क्या किया। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कंपोनेंट। का एक पॉइंट x का लिखना है ना। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के x कंपोनेंट, सही है। सर पॉइंट्स ऑफ एक ही लिखना है इंटरसेक्शन, ना। अब वो तो आप जब प्लॉट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कितने एक्स कंपोनेंट आ रहे हैं। एक आ रहा है तो एक लिखने पड़ेंगे, दो आ रहे हैं तो दो लिखने पड़ेंगे, तीन आ रहे हैं तो तीनों लिखने पड़ेंगे। ये तो जब आप प्लॉट तीन करेंगे तब आएंगे आपको तो नजर आएगा। दो तीन आते तो फिर वो 3 डैशेस भी तो देते हैं, अभी तो उसने एक ही वो दिया तो हुआ अब देखिए, वो तो आप प्लॉट करके देखिए ना। आप सपोज सब मतलब मैं क्या हाथ पकड़ के आपको चलाना शुरू कर दूंगा, ये तो आप प्लॉट करके देखेंगे ना। अब दो आ रहे हैं कि तीन आ रहे हैं कि 10 आ रहे हैं, कि उसने क्या स्पेस दी हुई है। अब ये सब तो आपका काम होना चाहिए। चलें पार्ट बी। The graph shows a sketch of the curve y equals to p upon x। इतनी बात सही है। 2 points on the curve are 3,0.4 and p, 2.4। Find p and q। हाँ जी, चलो भाई जल्दी से बता दो इसमें क्या है। अरे बोलो। P तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। हाँ, यानी x को p के लिए तो आपने पहला पॉइंट उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपके पास p सीधा सीधा आ जाएगा। जी सर। सही। तो मैंने y इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स लिया, y इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स ये वाली इक्वेशन ली, और y की जगह मैंने रखा 0.4, p को p ही रहने दिया, x को कर दिया 3। ये 3 वहां जाकर मल्टीप्लाई तो p आ गया 1.2। सही है। जी सर। फिर उसके बाद आपने q 2.4 रखा, तो y की जगह आपने 2.4 रखा, p की जगह इस दफा आपने 1.2 रख दिया। ये बात सही है। जी सर। और x की जगह आपने रखा q। q की वैल्यू चाहिए तो अपना 2.4 और q को स्विच कर लें तो 1.2 डिवाइड बाई 24, इसका मतलब हो गया 1/2। तो q की वैल्यू मेरे पास 0.5 आ गई। ये बात सही है। यही उसके बाद पार्ट 2, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। q की वैल्यू आप ला चुके, मेरा नहीं ख्याल ग्रेडियंट निकालने में वो खास मेहनत करनी पड़ेगी आपको। समझ आ गई बात। जी सर। हाँ, अब ये बात जरूर है, अगर आपने पार्ट 1 में q की वैल्यू गलत निकाली तो आपका पार्ट 2 भी गया, या अगर पार्ट 1 करना नहीं आया तो पार्ट 2 भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक फजूल सवाल भी पूछते हैं लोग, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये पार्ट 1 पल्ले नहीं पड़ रहा उनके, q की वैल्यू आई ही नहीं। अब यहाँ पर आगे जबरदस्ती सर अगर मैं ग्रेडियंट निकाल लूं और इन टर्म्स ऑफ q निकाल लूं, ठीक है, 0 ही मिलेगा आपको। समझ आई बात मेरी। तो बिला वजह की फॉल्स होप्स में पढ़ने की जरूरत नहीं कि मैंने इतना उतना कर दिया है तो मुझे उतने उतने मार्क्स मिल जाएंगे। वो है ना फेसबुक पे एक कि सर वो स्टेप्स के मार्क्स तो दें, तो सर जवाब देते हैं कि बेटा ये एग्जामिनेशन है, मुजरा नहीं है। देखा होगा वो स्टेटस आप लोगों ने, डांस वांस नहीं हो रहा है यहाँ पर कि वो स्टेप्स के मार्क्स मिल रहे हैं आपको, वो ढंग की चीज करने के ही मार्क्स हैं।
समझ गए बात मेरी? हमारे ये लोग आ जाते हैं, स्टेप्स के मार्क्स हैं, जैसे हम डांस करवा रहे हैं उनसे। चलें, टेबल कंप्लीट कर लेंगे आप? जी टेबल सर। कंप्लीट हो गया, फिर वो पार्ट 2 में आपने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। फिर यूज योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल्स टू 2। अपने ग्राफ पे आपने x की वैल्यूज बता दी जिस वक्त y 2 है। ये तो आसान काम है, जी सर। ये भी आपने कर लिया। By drawing a tangent, find the gradient of the curve when x equals to 1.5। ये भी ये हो भी गया। आपने कर लिया। अब है by drawing a suitable line on the grid, solve this equation। क्या इक्वेशन है ये? कंबाइंड। कंबाइंड फंक्शन क्या था मेरा? y इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन था। सही है। y की जगह क्या? 2 माइनस एक्स। भाई बाबा, y का सीधा सीधा 2 माइनस एक्स रखा हुआ है, यानी अपने इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है। y की जगह जो इक्वेशन रखी है, ये बात सही है मेरे भाई? जी सर। अरे यार हद हो गई है। इसको प्लॉट कर दिया। अब अगेन वही वाला सवाल, इस लाइन की खास बात क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और एक्स हाँ, इंटरसेप्ट और खास बात इंटरसेप्ट क्या है? दोनों पे 2 है। एक्स एक्स इंटरसेप्ट और और वाई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट दोनों दोनों 2 टू है, तो वो आपको नजर भी आ रहा है। आपने बस सीधी सीधी सी एक लाइन बना दी, और बनाने के बाद आपने मुझे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कंपोनेंट्स बता दिए। समझ आ गई मेरी बात? जी जी सर। ये मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कर भी रहे हैं डेली बेसिस पे कि क्या कर रहे हैं, अल्लाह जाने। खैर, पार्ट बी, द ग्राफ शोज अ स्केच ऑफ y इक्वल्स टू 5 टाइम्स a रेज़ टू द पावर x। 2 पॉइंट्स आर ऑन द कर्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वैसे ये पार्ट ये तो सर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। b भी सब्स्टिट्यूट करके ही आएगा। पहले ये निकालेंगे ना पहले। हाँ, पहले a निकालेंगे, लेकिन a भी सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, b भी सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। तो मैंने इसको लिखा 45 इंटू 5, और a मैं मालूम कर रहा हूँ x हो गया 2, तो 45 डिवाइड बाई 5 9, ए स्क्वायर 9 आ गया। तो a की वैल्यू मैंने आपको क्या दे दी भाई? 3 दे दी। सही है, a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अच्छा, अब जब a की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आप गए वापस इसी जगह पे, और इस दफा y की जगह आपने रखा b, a 5 की जगह आपने 5 ही रखा, a की जगह आपने रख दिया 3, और यहाँ रख दिया x की जगह क्या रखा मैंने? 4। ये बात सही है ना? b इक्वल टू 5 टाइम्स 81, तो 405। देख लेना जरा, मैंने जल्दी जल्दी किया है। फिर क्या बात हुई? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द y एक्सिस। P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और P के कोऑर्डिनेट्स किस वक्त के बताने हैं? P क्या है? P है जहां पर ये ग्राफ y एक्सिस वाई को क्रॉस इंटरसेप्ट है। कर रहा है। तो यहाँ का क्या पता है? इस पॉइंट का क्या पता है? एक्स 0 है। नहीं, आवाज कट गई, दोबारा बोलो। एक्स 0 है यहाँ का। x 0 है, y आपने बताना है। अब अच्छी बात यह कि आपको a पता है, लेकिन अगर a नहीं भी पता होता तो a से ज्यादा जहमत इस दफा होनी नहीं थी, क्योंकि a की पावर 0 हो गई ना। जी जी सर। सर। आइए बात समझ में, जी सर। ये आवाज आ आ रही है गई मेरी? सर, आ गई आ गई। मुझे नहीं आ रही सही। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। बहुत बदतमीजी कर रहा है ये इंटरनेट।
देखो भाई मेरी आवाज कुछ साफ हुई? जी ला हौल वला कुव्वत ऐसी प्रश्न नहीं है। अच्छा तो ये समझ में आ गया, मैंने पार्ट 2 जो कर दिया ये सुना था। फिर क्या हो गया, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड 2,45। अब P के कोऑर्डिनेट्स पता है ना? हेलो, P के कोऑर्डिनेट्स पता है ना? जी सर। और पॉइंट भी पता है, तो ग्रेडियंट आप निकाल देंगे इसका। चले भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय दिस इक्वेशन, टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में P की वैल्यू निकालनी है। तो वो तो खैर सीधा सीधा सवाल है मेरे ख्याल में, वो तो हो जाएगा। सही बात है, हो जाएगा ना भाई? सही है, पहला पार्ट हो जाएगा। जी फिर उसके बाद ग्राफ भी प्लॉट कर दोगे। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। हाँ, ये किस वक्त का सॉल्यूशन है? जब y2 हो। जब y आपका 2 हो, तो आपने जिस वक्त y2 है उस वक्त की x की वैल्यूज बता दी। सही, वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 2। समझ आ गई ये बात? By drawing a tangent, find the gradient of the curve at the point where x equals to -0.5। जहां पर x माइनस का 0.5 है वहां पर आपने टेंजेंट बनाया और उसका ग्रेडियंट बता दिया। By drawing an appropriate straight line on the grid, solve this equation। हाँ जी, अब ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है? ये वाली इक्वेशन क्या कहलाती है बता देना? कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन। आपके फंक्शन की इक्वेशन क्या थी भाई? y इक्वल टू 1 + 2x² माइनस x³ वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फंक्शन की इक्वेशन y इक्वल टू 1 + 2x² माइनस x³। तो वो एप्रोप्रिएट स्ट्रेट लाइन क्या है जो आपने ड्रॉ करनी है? y is equal to x। y इक्वल्स टू x। और y इक्वल्स टू x जो है वो ड्रॉ करना आप लोगों को आता है। ऐसी इक्वेशन जिसके x और y कंपोनेंट्स बराबर चल रहे हो वैसी एक लाइन बना दीजिएगा। सही है? जी सर। अच्छा, बस इस लाइन को बनाते हुए ये एहतियात जरूर कीजिएगा कि अपना ग्रिड देख लीजिएगा कि उस पर नंबरिंग हुई भी किस तरीके से है। इस सवाल का ग्रिड का है। सर इसका ग्रेड नहीं है, और लेकिन क्वेश्चन 4 का और क्वेश्चन 5 का ग्रेड सेम है। अरे तो कुछ गलती हो गई, अगर में ग्रेड प्रिंट नहीं हुआ, जी सर। सेम कैसे हो सकता है? मतलब सर वैसे सेम है, लेकिन वैसे तो प्रिंट नहीं हुआ। हाँ मतलब नंबरिंग सेम है ये कह रही हो ना? जी जी सर। हाँ। अच्छा, जैसे ये है ना, अब मैं अगर इस ग्रिड पे x इक्वल टू y बनवाना चाहूँ तो हम लोगों का एक जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ इंप्रेशन है ना, वो ये है कि x इक्वल टू y ये है। सही है, आमतौर पे ऐसा है। जी ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा जी सर। क्योंकि आपके जो पॉइंट है ना जहां पर x और y बराबर है, तो पहला पॉइंट ये है, फिर दूसरा पॉइंट ये है, और फिर तीसरा पॉइंट ये है। सही है? जी सर। तो जब x इक्वल टू y बनाने के लिए हम लोग कहते हैं ना, तो आमतौर पे जल्दबाजी में हमारे यहाँ लोग यही बनाते हैं। अच्छा, मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं तो आमतौर पे यही करता हूँ, यानी कि जल्दबाजी में ये बना देता हूँ। ठीक है, तो नंबरिंग देख लीजिएगा कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे नंबरिंग किस तरह की हुई हुई है। ठीक है, तो आपसे ये गलती हो या ना हो, हमसे तो होती है। तो अगर हमसे हुई तो भी आपकी गलती है। सही है बात? जी सर। तो अगर x इक्वल टू वाई बनाना है तो जरा देख लीजिएगा कि x इक्वल टू वाई अंडर द गिवन सिचुएशन क्या बनेगा। तो अंडर द गिवन सिचुएशन x इक्वल टू वाई इस तरह का बनेगा। सही है, ये है x इक्वल टू वाई।
और ये नहीं है x इक्वल्स टू वाई। सही है, ये x इक्वल्स टू वाई नहीं है। क्लियर हुई है मेरी बात? जी सर। जी सर। तो वो सूटेबल लाइन आपने बना दी। अच्छा, वो जो सूटेबल लाइन आपने बना दी, उसके बाद फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k सच दैट दिस इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन। हाँ भाई, k की कोई एक सूटेबल वैल्यू बताइएगा। ख्याल ये रखिएगा कि आपके जो इक्वेशन है उसके 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए हैं। अब देखो, ये फंक्शन क्यूबिक है ना, तो अगर क्यूबिक फंक्शन है ना, तो जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ ऐसा करके आएगा, मिसाल के तौर पर। बात समझ आ रही है मेरी? जी। अब वो सिर्फ यही कह रहा है कि भाई आप मुझे k की कोई भी सूटेबल वैल्यू बता दें अपनी मर्जी से। मैंने ऐसा कुछ ग्राफ मिसाल के तौर पर बना दिया। अब y इक्वल्स टू k, क्या ये हो सकता है? नहीं, वजह एक ही सिर्फ एक वैल्यू है। वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि जी y इक्वल्स टू k में k 4 हो सकता है, k अभी फिलहाल जो केस दिया हुआ उसमें 5 हो सकता है, इनफैक्ट 3 भी हो सकता है। सही है, आ रही मेरी बात समझ में? जी। तो वो आपसे कोई एक वैल्यू तो नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है रेंज ऑफ वैल्यूज बताएं। अब रेंज ऑफ वैल्यूज बताने के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम सारी वैल्यूज बता देंगे। सही है, तो वो मिनिमम वैल्यू आप जब बताएंगे तो वो मिनिमम वैल्यू आपने फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k। रेंज किसकी बतानी है, x की बतानी है कि y की बतानी है? यहाँ पर ये रेंज किसकी बतानी है, x की बतानी है कि y की बतानी है? बताओ। x की कैसे बताओगी? वाई की सर। ठीक है, तो y की बताना शुरू की, तो आपने कहा भाई y मिनिमम यहाँ से शुरू हो। देखो ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ से शुरू हो और मैक्सिमम यहाँ तक चला जाए। सही है, इस बीच में हो तो जितनी भी k की वैल्यूज आएंगी वो आपको 3 सॉल्यूशंस देंगी। समझे बात? जी सर। ये हो गया 4। आ रहा है समझ में कि बंद हो गया? अच्छा, चलो टेबल कंप्लीट करना है क्या? हाँ, पहले पार्ट में टेबल कंप्लीट करना है। टेबल तो आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट? जी। टेबल कंप्लीट हो गया, ग्राफ प्लॉट हो गया, और ये सॉल्यूशन बताना है। किस वक्त का सॉल्यूशन है ये? तो वाई 0 है। जब y 0 है उस वक्त का सॉल्यूशन भी बता दिया। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, टेंजेंट का ग्रेडियंट भी बता दिया। हाँ, द इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हाँ, चलो भाई करवा दो जरा जल्दी से। सर हम लोग फंक्शन में से और कंबाइंड इक्वेशन में से लाइन की इक्वेशन अलग करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। हमारी कंबाइंड इक्वेशन का है? सर ये जो ऊपर है ना x³ - 2x² - x+2। ये आपकी कंबाइंड इक्वेशन है। जी। सही, फंक्शन कहाँ है आपका? y = x³ - 2x² + 1। यानी मैं इसमें से पहले फंक्शन को अलग कर दूं और दूसरी तरफ जो कुछ भी आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी बात है? जी सर। तो मैंने इक्वेशन उठा ली विच इज x³ - 2x² - x + 2 = 0। इसमें से फंक्शन क्या क्या है, x³ है, -2x² है और +1 है। सही है, तो अब आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आपको +1 चाहिए ना। आपने +1 अपने पास से यहाँ ऐड किया और बाकी चीजें जो पड़ी हुई हैं वो वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। अब आपने 1 यहाँ ऐड किया है तो यहाँ भी ऐड कर लिया।
अब अगर आप में से कोई इतना समझ जाए कि यार मैं ये +1 +2 से भी ले सकता था तो वो ले ले, मुझे कोई एतराज नहीं। समझ गए बात? जी सर। बाकी सारा अनवांटेड स्टफ हमने दूसरी तरफ मूव कर दिया। तो वो जब कर दिया तो इस तरफ बच गया x³ - 2x² + 1 = ये x वहां जाकर प्लस का x हो गया, ये प्लस का 2 वहां जाकर माइनस का 2 हो गया, तो प्लस का 1 और माइनस का 2 -1। ये सारे का सारा क्या बन गया तुम्हारा? लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन। ठीक है, वो क्या बन गई? y = x - 1। इसको तुमने उठाया और इसके साथ कंपेयर कर दिया, जी तो भाई मेरे a की वैल्यू क्या मिली आपको? बता दो, a की वैल्यू क्या मिली तुमको यार? -1। ये तुम्हें a की वैल्यू मिल गई, जी सही है। उसके बाद वो कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वैल्यूज ऑफ x when y = 0। नहीं नहीं सर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड लाइन इक्वेशन। तो इसका मतलब है सर 3 x वैल्यू रखी ना x की। कंपोनेंट्स, हाँ वो तो देखोगे ना, ऑफ द पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y = x - 1 एंड y, क्या था फंक्शन भाई मेरा? y = x³ - 2x² + 1। सही हो गई इतनी बात? जी अच्छा भाई, अब क्या है? सर कितने सवाल रह गए? तीसरा था ये, 2 रह गए। और मसला ये है कि चलो हैंगी हो गया, शाबाश। ओए होए होए होए, ये कैसा सवाल आ गया, बिल्कुल मरने वाली हालत में। अब जरा बात सुन लीजिए, अब ये सवाल तो जैसी आप लोगों की हालत हो रही है ना, उसमें तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। मैंने इस पूरे पेपर में 4 सवाल छोड़े हैं। मैंने 40s में 2 पार्ट छोड़े हैं, सही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मैंने वो 40s में 2 पार्ट छोड़े हैं और ये मैंने शुरू के 2 छोड़े हैं, ठीक है। और ये मैं सिर्फ उसी को करवाऊंगा जिसने मुझसे करने के बाद इसमें से जो 2-3 सवाल मुझसे पूछने हैं ना, वो पूछ लिया। अगर अटकेगा कोई करते हुए आप में से, तो मुझे पहले से पता है कि वो उसमें क्या सवाल पूछेगा मुझसे। तो जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सवाल किया है, ठीक है। अगर आपने सवाल किया होगा तो वो 2-3 मखसूस किस्म के सवाल है, वही पूछेंगे आप मुझसे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा इन 4 सवालों को लेके कि आप आ गए आंखें